गुजरात ने कई सारे ऐसे इंसान हमें दिए हैं जिन्होंने गुजरात का नाम रोशन किया है। उस लिस्ट में एक नाम और भी जुड़ा है जिसका नाम है पोपट भाई आहिर। पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन के वो फाउंडर हैं। पोपट भाई, आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल। उसके लिए आपको अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये काम ज़रूरी है। हाँ, सोसाइटी को आप बिल्कुल। जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि लोग ग्लैमर के पीछे भागते हैं। हाँ। अगर शाहरुख खान आता है तो उनके इंटरव्यू करने के लिए 10-15 लोग बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो लोग अपने आप को खुद पहचानते नहीं हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों की मुझे लगता है सेवा करना वही एक बड़ा धर्म है जो बिल्कुल, परमो बिल्कुल। धर्म आप कर रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत से बात शुरू करेंगे। हाँ, डेफिनेटली दिनेश भाई। आपके बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और चलते चलते बात करें। हाँ, श्योर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई कि आज आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी जितनी भी जनता देख रही है हमें, और आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। आज हम आपने जो बहुत ही काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं हमें कि भाई आप कहाँ से हो, कौन सी फैमिली से हो, कैसे आप ये सब वर्क करते हो। पहले तो सब लोग मुझे जानते हैं पोपट भाई आहिर के नाम से। मेरा ओरिजिनल नेम किसी कम लोगों को पता है, आसपास जो रहते हैं उसको ही पता है। मेरा रियल नेम है रजनी भाई, और जो मेरे बोलते हैं ना कि पोपट भाई मेरे अंदर है, और मुझे एक निक नेम मिला है जन्म से। मेरे अंकल और मेरे फैमिली जो कलीग्स है वो मुझे पहले से पोपट ऐसे हुलामणा नाम कहवाय ने गुजराती में આપણે ऐसे मुझे एक निक नेम के माध्यम से मुझे पहले से बुलाते थे। और फिर अभी जो लोग देश दुनिया जो जानती है पोपट भाई के नाम से, तो मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे बड़े भाई है और मैं हूँ। और मेरे पापा जन्म से 1 साल के बाद मेरे पापा का निधन हो चुका है। मैंने उसको देखा भी नहीं है कि वो कैसे थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था। बट आज जो कुछ भी हो, मेरे पापा की वजह से, मेरी मम्मी की वजह से, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वो सबके आशीर्वाद की वजह से आज ये सब हम काम कर पा रहे हैं। गुजरात के कौन से गांव से आप आते हैं? मेरा एक छोटा सा टाउन है वाघनगर, टाइगर टाउन, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक महुआ तालुका का एक छोटा सा गांव है वाघनगर, जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऐसा, क्योंकि वाघनगर आपको भी शायद पहली बार सुनने में आया बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो एक गांव का नाम है वाघनगर। वहाँ से एक मेरी क्या बोलते हैं कि जन्मभूमि है, और कर्मभूमि मेरी सूरत है। और सूरत काफ़ी टाइम से, हम पिछले 15 साल से सूरत में ही रह रहे हैं। मेरा बचपन जब से मेरे पापा नहीं थे, जब मैं समझने लगा, दुनियादारी को देखने लगा, तब से लेकर आज तक बहुत ही कुछ जीवन हमें सिखाता है। मैं 9 साल तक आश्रम में पढ़ाई की है। भावनगर का आश्रम है नंद कोरदा बाला आश्रम, वहाँ पे मैंने बचपन मेरा गुजारा, और वहीं से सब कुछ संस्कार मिले मुझे। सूरत तक जाएंगे, सूरत की जो आपकी जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें वो समझना है कि आश्रम में पढ़ाई करना वो आपकी मजबूरी थी? दोनों कह सकूँ मैं। मजबूरी भी यही थी कि भाई फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम थी। मेरी मम्मी जो थी वो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट होता है, जो रोड खोदना, वो सब काम करती थी। बड़े भाई थे तो वो भी जो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो भी छोटे थे। और मम्मी ने वो खालिया खोद के, मतलब खड्डा खोद के उसके पास हम बैठते थे। वो मुझे वो सीन भी याद है कि वो कैसे दिन थे। तो ये सब देखा था, उस टाइम की मजबूरी थी। फिर वहाँ के हमारे आसपास लोगों ने बताया कि भावनगर में एक ऐसा आश्रम है, वहाँ पे आप रहिए, वहाँ पे सब कुछ खाना पीना सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। तो उसके बाद मैं नंद कोरदा बाला आश्रम में मेरी भर्ती हुई, और वहाँ के मैंने 8 या 9 साल तक वहाँ तक मैंने पढ़ाई की, और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। अभी कितने साल के हैं आप? मेरी रनिंग 25 रनिंग है, 24 साल कंप्लीट कर चुके हैं। 24 साल का जो मतलब यंग लड़का होता है वो और कुछ सोचता है। बिल्कुल। उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ऐसे लोगों को मिलते हैं जो सालों से खुद उन्होंने बाथ नहीं लिया होता है। बिल्कुल। वो उनके मतलब जो कपड़े हैं वो भी शायद वो सालों के बाद चेंज करते चेंज हैं। करते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के पास कोई जाता नहीं है। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये शायद आपका जो बचपन जिस तरह से व्यतीत हुआ है, वहाँ से इनडायरेक्टली ये जर्नी शुरू हो चुकी थी? हाँ, मेरा जो कुछ भी अभी मैं कर रहा हूँ,
आप ये सब जितने भी ऑडियंस है उसको शायद अजीब लगता होगा कि भाई ऐसे लोगों के पास कौन जाता है, हमें घिन आती है, उसके शरीर से बहुत ही बदबू आती है। बट जब मैं आश्रम में था तब मैंने बोला ना कि वो प्रैक्टिकली वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि सभी काम हमें खुद करने पड़ते थे। और वो कपड़े से लेके वहाँ की साफ़ सफाई से लेके फिर कुछ भी हो वहाँ पे हमें सब कुछ करना पड़ता। तो मेरे जीवन से साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ। मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए। आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नहीं, फिर भी मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फादर का न होना, बिल्कुल माँ का होना, लेकिन वो जिस तरह से आपको संभालने के लिए मजदूरी कर रही थी, तो जो आपके अंदर जो एक लोगों के लिए कुछ करने की जो भावना है, उस बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ डेवलप हुई होगी, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। जो क्योंकि आपने आश्रम में, देखा है हाँ वहाँ लोगों पे की परेशानी, आपने खुद के मदर की परेशानी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल उस परेशानी के साथ रहते हुए मेरे जब समझने लगा, सब कुछ दुनियादारी का पता चलने लगा कि भाई काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको इस दुनिया में रहना है तो कमाना पड़ेगा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो उस बिहाफ पे मैंने ऐसे भी काम किए कि जो काफ़ी, मैं अभी बोलूँगा तो लगेगा कि भाई इतना कुछ हो सकता है। मैं 4 साल तक टफन ग्लास बेचा, जो रोड पे जो ग्लास होते, और फिर धूप हो और बारिश हो या फिर ठंडी हो, मेरा टाइम था 7 बजे से लेकर रात के 7:30 8 बजे तक कंपलसरी, कोई भी टाइम हो वहाँ पे मुझे रोड पे जाना है, रोड पे बैठना है, मेरा तंबू लगाना है और काम करना है। ये क्या बेचते थे आप? मैं सूरत में काम किया है, सूरत से मैंने शुरुआत की थी, फिर भरूच में काम किया, बड़ौदा में काम किया, बड़ौदा, फिर अहमदाबाद में भी काम किया है। फिर वहाँ से गुजरात से बाहर की बात करूँ तो मैं कलकत्ता में भी गया हूँ, वहाँ पे 1 महीना काम किया है मैंने, हावड़ा सिटी में। फिर उड़ीसा में, झारखंड, जमशेदपुर, फिर ये झारखंड में जमशेदपुर और रांची, भुवनेश्वर, जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ के एग्जैक्ट उसके जो लाइन है वहाँ पे उसके सामने ही मैं टफन ग्लास बेचता था। और हमारी जो पहले से मेरी फ्रेंड है, वो हमारे जो फ्रेंड है वो हमारे साथ पहले से रहे हैं, प्रकाश भाई है, नरेश भाई है, वो मैं हूँ, हमारी 3 लोगों की पहले से जोड़ी बनी हुई है और अभी भी उसके साथ रह के हम सब कुछ कर रहे हैं। जब आपने होश संभाला उसके बाद सूरत, मुझे लगता है उस टाइम माइग्रेट हुए थे। बिल्कुल। आप अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं। यस। आपने बता भी दिया है कि आपने टफन ग्लास बेचे। बिल्कुल। काफ़ी सालों तक आपने मतलब ये स्ट्रगल भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और बात भी हमें बताइए कि जब आपको लोग पहचानने लगे, उसके पहले के पोपट भाई आहिर कौन थे और कौन कौन से काम करने पड़े और कैसी लाइफस्टाइल थी? बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल थी। अभी भी मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करता हूँ। लोग अपने जब मुझे कोई देखते हैं तो भाई देखो वो पोपट भाई, वो जो वीडियो बनाते हैं, जो सोशल वर्क में फेमस है, तो वो अपने नज़रिए से देखते हैं। बाकी मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ वो हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग है, हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारे गुरु है, या फिर हमारी जो ऑडियंस है उसकी वजह से मैं हूँ, और भगवान की आशीर्वाद से मैं सब काम कर रहा हूँ। वो तो बाकी मैं डाउन कुछ टू नहीं। अर्थ है आप, वो तो बिल्कुल। आपको मिलके मुझे पता चल गया है। लेकिन हमें वो भी समझना है क्योंकि आज आप लोगों की दिक्कत दूर करते हो, लेकिन कैसी और दिक्कत भी आपकी लाइफ में आई है वो समझना है हमें। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही मेरी लाइफ में, क्योंकि पहले से पापा नहीं थे तो घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई है उसके ऊपर और मेरे ऊपर, दोनों के ऊपर रही। अभी तो बहुत भगवान की कृपा है। बट स्टार्टिंग पीरियड में टफन ग्लास से पहले मैं गैस की बोतल का काम करता था, जो 100-200 रुपया मिल जाए तो वो भी मैं कमा लेता था कॉलेज टाइम में। फिर क्या बोलते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारा 1 साल तक साथ में काम करता था कि कुछ भी प्रोडक्ट बिक जाए तो मेरा खर्चा निकाल सकूँ। तो ऐसे बहुत ही प्रॉब्लम रही है लाइफ में, और फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही है। सोशल एक्टिविटी के लिए आपके एक वीडियो को देख के लोग लाखों रुपया डोनेट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई वाक्य हमें बताइए आपकी स्ट्रगल का कि एक दिन ऐसा भी हो कि बिल्कुल पैसे भी ना हो घर में, और ऐसे दिन भी आपको देखने पड़े हो। ऐसा हाँ कुछ? बिल्कुल। जब मैं कॉलेज टाइम पे मैं था, मेरा पहला ईयर था, मम्मी मुझे 10 रुपया देती थी कॉलेज टाइम पे, जाओ रिक्शा भाड़ा जो होता है,
तो वो 10 रुपया लेके मैं बॉम्बे मार्केट से लेके अठवा लाइन्स तक मुझे चल के जाना पड़ता था 5 रुपया बचाने के लिए। और वहाँ के उस टाइम पे मुझे आलू पूरी का, वहाँ पे सूरत में सबसे ज़्यादा आलू पूरी फेमस है, तो उस आइटम को खाने के लिए वो 5 रुपया का बचाव करना पड़ता था। और वो 6 महीने बहुत ही डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई करने से उस स्ट्रगलिंग फेस होता है, बहुत ही मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो वो काफ़ी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम रहा। और 2-3 दिन तो मतलब ऐसे ही दोपहर का खाना भूखे ही रहना पड़ता था, क्योंकि 5 बजे कॉलेज ब्रेक होता था, तो उसके बाद हम घर जाते तब खा पाते थे। ओके, ये आपकी पहचान वो है जो जब तक दुनिया ने आपको जाना नहीं था यूट्यूब के माध्यम से। बिल्कुल लेकिन अब हम आते हैं उस पड़ाव पे बिल्कुल जहाँ से आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो ऐसा कुछ करना है, लोगों को हेल्प करनी है, बिल्कुल और ऐसे लोगों को करनी है जो मतलब वो खुद को कुछ मतलब अपने आप को भी हेल्प वो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। ये आपको विचार कहाँ से आया? जब मैं टफन ग्लास बेचता था तो मोबाइल का बिजनेस था, मोबाइल का मुझे ज़्यादा बहुत ही पहले से इंटरेस्ट था, और मोबाइल का काम था, तो मैं मोबाइल में देखता रहता था, काफ़ी सारे यूट्यूब में स्क्रॉल करता रहता था, भाई अभी कौन क्या कर रहा है। ये तो इंटरनेट आने के बाद दुनिया को पता चला कि भाई ऐसी भी कोई दुनिया है जहाँ पे हम सब कुछ एक टच पे कर सकते हैं। तो वो सब कुछ होने के बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ कि भाई कहाँ पे कौन लोग क्या करते हैं। तो मैं भी एक अंदर मुझे वीडियो बनाने का, एडिटिंग करने का, फिर एक अंदर से शौक़ था मुझे कि मैं करूँ। तो मैं जब 4 साल में वो टफन ग्लास बेचता था, साथ में ये सब कुछ मैंने सीखा। एडिटिंग कैसे किया जाता है, वीडियोग्राफी कैसे की जा सकती है, डीओपी क्या होता है, फिर एडिटिंग में कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, म्यूज़िक को कैसे आप एंटर कर सकते हो, आप वॉइस लिपसिंग को कैसे एंटर कर सकते हो, वो सब कुछ उस टाइम पे मैं सीखता था। और उस 4 साल की मेहनत के बाद मैंने कॉमेडी वीडियो की शुरुआत की एज अ यूट्यूबर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, जो कुछ इंस्टाग्राम है वो क्या है, क्योंकि वो सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वहाँ से हमें बहुत कुछ मिल सकता है जो हम अच्छे से उसको यूज़ करेंगे। तो शुरुआत कॉमेडी वीडियो से की? हाँ, शुरुआत मैंने कॉमेडी वीडियो से की क्या थी। चैनल का नाम क्या था? पोपट भाई आहिर। ओके, वही चैनल जो वही नहीं। बाद में हमने नाम चेंज हाँ, कर दिया। वही नेम था, वही चैनल। शुरू में रिस्पांस कैसा मिला? बहुत ही डाउन था, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, आपको शायद पता ही होगा कि भाई एक वीडियो कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और उसके बाद जो व्यू ना आए तो आदमी कितना नर्वस भी हो जाते हैं हम। तो 1 साल तक मैंने वहाँ पे स्ट्रगल किया, कोई व्यू नहीं आ रहे थे, लोग पता नहीं, बोलते हैं ना कि भाई कोई भी धंधा आपके पास टाइम मांगता है 1000 दिन का, तो वो शायद मेरा टाइम पीरियड चल रहा था। और जैसे ही मेरा 1000 दिन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरी जो ग्रोथ थी उसमें प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करता था पहले भी, और अभी भी शायद उसके साथ ही मैं जुड़ा हूँ। और एज अ कंटेंट क्रिएटर जब मैं कॉमेडी कंटेंट बनाता था तो व्यू नहीं मिलते थे, उसके बाद मैंने रास्ता थोड़ा सा बदल दिया। मंजिल तो मुझे पता थी कि सोशल मीडिया में हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पहले से ही एक चैप्टर क्लियर था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। मुझे कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया हुआ है, बीएससी, और उसके बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं पढ़ाई में मेरा सिक्का चलने वाला नहीं है। मैं वहाँ पे कुछ भी करूँगा फिर 15-20 हज़ार की नौकरी कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मेरा कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ पे। तो मैं अपने बलबूते पे मैं क्या कुछ कर सकूँ, तो उसके बिहाफ पे मैंने ये सोशल मीडिया को पसंद किया एज अ कंटेंट क्रिएटर, और अभी भी उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आपने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि आपको सोशल मीडिया स्टार बनना था। बिल्कुल। मतलब सोशल मीडिया में कुछ करना था। बिल्कुल। आज हमारे लिए आप स्टार ही है, लेकिन आपने कुछ नया कर दिखाया। आपने सोशल मीडिया का एक उपयोग करके आपने सोशल एक्टिविटी की। बिल्कुल। तो ऐसे वीडियो डालने हैं या हेल्प करनी है, ऐसा पहली बार कब सोचा था, और वो कौन सा वीडियो था जब पहली बार आपने शूट किया होगा और लोगों को पसंद आया होगा? बिल्कुल। जब मैं लोगों को देखता था, काफ़ी ऐसे दिल्ली साइड जो थे लोग वीडियो बनाते थे ऐसे हेल्पिंग पर्पस पर, और लोग वीडियो डालते थे उस टाइम पे, आज से 4 साल पहले। तो मैं देखता था कि चलो हम गुजरात में भी ये कुछ कर सके। तो वहाँ पे पहला शायद मैंने ही ऐसा, मेरी टीम ने सोचा होगा कि चलो इसके ऊपर काम करते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर। तो पहला वीडियो मैंने बनाया था, एक आदमी था, ड्राइवर था, और वो रास्ते पे बैठा था, उसके पास कुछ रास्ता, कुछ खाने पीना कुछ नहीं था। तो वहाँ पे हमने एक वीडियो शूट किया, उसके बाद उसकी मदद की, उसको बच्चे को कपड़े ले दिए। वो वीडियो हमने रखा, तो उसके टाइम हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर दूसरा वीडियो डाला, एक दादी माँ थी जो रास्ते पे पानी की बोतलें बेच रही थी, उसकी उम्र भी ज़्यादा थी, तो लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया। मैं उस वीडियो का जो डालने के वक्त का थोड़ा सा 1 मिनट उसका कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, तो जब मैं वीडियो डाल रहा था, मैं अपने स्टॉल में बैठा था,
हमारा एक बापा सीताराम चौक है, वहाँ पे मेरा स्टॉल एक लगता था, व्रत चौक भी है। तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं बहुत ही मतलब नर्वस हो गया था, भाई क्या करूँ, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तरीके कंटेंट क्रिएट करते। तो उस टाइम मैंने ऐसे ही फेसबुक में वीडियो डाल दिया, 6:30 बजे का टाइम रख दिया, 6:18 का टाइम रखा मैंने, क्योंकि आप 24 घंटे में काउंट करें तो 18 होता है। 6:18 पे टाइम रख दिया, वीडियो रखा। उसके बाद जैसे 7:30 बजे 8 बजे तो वहाँ पे उस वीडियो पे मैंने एक नंबर डाला हुआ था कि लोग देखे तो पता चले कि भाई चलो फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन आने लगे मुझे, मैं भाई ये क्या हो गया, लोगों के फ़ोन आ रहे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वीडियो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद 9 बजे तो 4.5 लाख लोगों ने देख लिया था, 450 के 4.5 लाख लोगों ने वो वीडियो भी देख लिया पूरे गुजरात में। और उसके फॉलोअर्स थे उस टाइम? कुछ नहीं था, मतलब समझ लो ना कि 10,000 भी मैक्सिमम होगा शायद। शेयरिंग ज़्यादा हुआ था? हाँ, शेयर ज़्यादा हुआ था, वीडियो कंटेंट अच्छा था। लोगों को पता चला कि भाई इतनी ज़्यादा उम्र में एक दादी माँ काम कर रही है, तो चलो उससे कुछ मोटिवेट होते हैं। तो लोगों को बहुत पसंद आया था। और जो टाइमिंग आपने सेट किया था, जो एल्गोरिदम है, हाँ, शायद वो भी कुछ काम कर गया? हाँ, बहुत अच्छे से काम कर गया, क्योंकि मैं ऐसे ही हार गया था, मैं क्या करूँ, अभी लास्ट वीडियो था मेरा। और उसके बाद भगवान ने सुन ली और वीडियो वायरल हो गया ज़्यादा। नहीं, आपने बोला ना कि भाई कौन सा टाइम पे वीडियो शेड्यूल किया था? 18। तो आपको लगता है कि वो एल्गोरिदम के हिसाब से वो टाइम भी सही था? हाँ, बिल्कुल सही था। अभी मुझे लग रहा है कि वो टाइम सही था, क्योंकि यहाँ पे हमारी जब शाम होती है तो विदेश में सुबह होती है, तो सभी ऑडियंस मिलती है और एक साथ वहाँ के मॉर्निंग में लोग वीडियो हमारे देखते हैं, और यहाँ के शाम के टाइम नौकरी के काम छूटने के बाद लोग 6:18 पे 6:18 पे वो वीडियो मैंने अपलोड किया था। उसके बाद टाइम ही बिल्कुल बदल गया और अच्छे लोगों के साथ मिलना हुआ, अच्छे लोग मिले। उसके बाद हमने एक संस्था का भी नाम दिया। जब उस वक्त हमने शुरुआत की थी HRK हेल्प, वो हमारे साथी मित्र थे राज भाई, उसके साथ हमने काम किया, बहुत अच्छे से लोगों का रिस्पांस मिलने लगा, संस्था आगे बढ़ने लगी। तब NGO का मुझे कुछ नहीं पता था कि NGO कैसे वर्क करता है। तो फिर बोलते हैं ना कि भाई जितने भी लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो माइंड में विचार भी इतने ज़्यादा होंगे, तो उस एक विचार पे हम काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से हमने एक दूसरा NGO स्टार्ट किया। तो उसके बाद एक नए NGO के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। अभी कितने बजे हैं? अभी 6:12। ओके, तो मतलब ये टाइमिंग ऐसा है कि 6 बज के बाद जो भी हम करते हैं तो अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है, वो तो अच्छी मैं बात नहीं बोल सकता हूँ, बट लोगों का है, जो भी कोई देख रहे हैं उसका ही प्यार है, उसका ही सपोर्ट है। वीडियो कंटेंट लोगों को थोड़ा हार्ड टचिंग लगा, लोगों को लगा कि भाई ये ऐसे लोगों को हेल्प करनी है, लेकिन वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो उनके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उनको लगा कि भाई आप करो, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो आपने ये फाउंडेशन वाला जो सोचा कि भाई फाउंडेशन भी करना चाहिए, बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताइए, और वो क्यों ज़रूरी था? मैंने जो बताया कि भाई मैं फाइनेंशियली पहले से मतलब मैं इतना हाई नहीं हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी इतनी कोई हाई नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकूँ। तो मेरे पास भगवान ने जो कला दी है बोलने की, अच्छे विचार होने की और ऐसे वीडियो कंटेंट बनाने की, तो उसके साथ मुझे इतना ही जानता था और अभी भी ऐसे ही काम कर रहा हूँ। तो तब मुझे NGO का कुछ नहीं पता था। जब HRK हेल्प पे काम किया, उसके बाद हमने नई फाउंडेशन की रचना की, पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके बाद लोगों का प्यार जो मिलता है हमें, जो वीडियो को देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सपोर्टर हैं, जो हमें बोलते हैं कि भाई आपको फाइनेंस की ज़रूरत हो तो हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका कोई बैंक डिटेल हमें भेजो। तो उस वक्त पे हम पता नहीं था कि भाई कैसे वो होता है, तो उस वक्त पे पर्सनल में बैंक डिटेल के माध्यम से वो सब कुछ व्यवहार होता था। उसके बाद फाउंडेशन की रचना हुई, तो फिर फाउंडेशन का एक अलग से अकाउंट बना, NGO का जो नीति नियम होता है वो सब जाना हमने कि भाई गवर्नमेंट कैसे हमें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के साथ रह के हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अभी भी उसके माध्यम से ही लोगों के प्यार और सपोर्ट के माध्यम से ये सब अभी हम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है इसमें? हाँ, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। कोई भी लोग हमें सपोर्ट करता है, मान लीजिए कोई राशन किट हो गया या फिर कोई दुकान हो गया, मशीन हो गया, या फिर होमलेस पर्सन को जहाँ पे हम रखते हैं तो उसको खिलाना, उसको मेडिसिन या कुछ भी हो गया, तो लोगों को हम बोलते हैं कि भाई हमें महीने का इतना प्रॉब्लम है, तो आप उसको डायरेक्ट आप सपोर्ट कीजिए, हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लोग डायरेक्टली मशीन के लिए हो गया, दुकान के लिए हो गया, तो ऐसे लोग डायरेक्टली सपोर्ट डायरेक्टली भी हम करवाते हाँ, फाउंडेशन को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं और फाउंडेशन उसको वो पैसे को सही तरीके से बांटता है मैनेज करता है। कि भाई कहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल, जो नीडी है पर्सन उन तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा कोई इंसिडेंस
कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले जो मतलब लोग हैं वो हाँ। लोग तो बेचारे अपने आप को भी पहचानते नहीं हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ? बहुत मतलब समझ लो ना कि कोई भी काम करते हो तो कठिनाइयाँ तो आएगी। अभी तो हर एक वीक में ऐसा है प्रॉब्लम सामने फेस करना पड़ता है कि जैसे भाई कि? जैसे कि समझ लीजिए कि भाई हमने आज कल एक वीडियो रखा था, एक दादी माँ का बरोड़ा के थे, और उसके बाद उसके जो फैमिली मेम्बर है वो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई आपने हमारा नाम बदनाम किया, हमारा वो किया, हमारे साथ ये किया, हम आपके साथ केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। बट अभी तो हैबिट हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। चलो एक व्यक्ति का कर रहे हैं बट सभी का नहीं कर पाते, बट एक का तो हम कर रहे हैं। आपके वीडियो से वो भी हमने जाना कि रोड साइड पे जो दिखते हैं वो तो लोग दिखते हैं हमें, बिल्कुल लेकिन कहीं अच्छे घर से भी ऐसे लोग आपने निकाले हैं बिल्कुल। कि जो करोड़पति है। हाल ही में आपका हाँ, एक हाँ, वीडियो वीडियो ज़्यादा रखा था। चला है, वो इंसिडेंट्स के बारे में बताइए। वो इंसिडेंस ऐसा था कि जब वो पेटलाद का वीडियो था और मुझे प्रोस्पेक्ट के माध्यम से जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो हमारे व्यूअर थे, उसने हमें वीडियो भेजा कि भाई ऐसे पेटलाद में एक आदमी घूम रहा है। उस वक्त पता नहीं था कि इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है। जब वीडियो को मैंने देखा हमारे व्हाट्सअप पे, तब मैंने लगा कि भाई चलो कुछ करते हैं इस भाई के लिए। तो संडे का दिन था। महिपत जी चौहान शायद आप जानते होंगे, बहुत अच्छे सोशल वर्कर है और लोगों के लिए अच्छा भी काम करते हैं। तो उसको भी मैंने बताया कि भाई हम दोनों साथ में मिल के वो भाई के पेटलाद जाते हैं, क्योंकि वहाँ से लवाल से पेटलाद ज़्यादा दूर नहीं है। उस दोनों भाई हम जब गए तो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी। और जब मैंने सोसाइटी देखी तो मैंने बोल दिया भाई इधर कौन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है। मैं हार चुका था कि भाई यहाँ पे कोई वीडियो नहीं हो सकता है, शायद किसी ने प्रैंक किया होगा। तब एक वहाँ के कोई रहवासी थे, उसको मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है, बोला कि हाँ है। मैं चलो उसके घर ले चलो। रोड का फ्रंट साइड का घर मकान था, उसके अंदर में गया तो देखा कि पूरा खंडर बना हुआ है। 10 से 20 साल का पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा, वही हालात के साथ वो घूम रहा था। फिर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी, वो शादीशुदा था और उसकी वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया था। कोई फैमिली प्रॉब्लम थी उसको शायद, वो तो हम ज़्यादा नहीं जानते। बट उसका भाई भी, छोटा भाई भी साथ में रहता था, बट भाई का वो सुनता नहीं था, तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जी रहा था। बट अभी भी वो हमारे साथ है और बहुत ही अच्छे से अपना खुद का काम वो खुद कर रहा है। आपको क्या लगता है कि एक बार वीडियो बनाने से, हेल्प करने से, मुझे लगता है सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या है? इन लोगों को थोड़ा ट्रीटमेंट भी चाहिए मेंटल हेल्थ के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ मतलब काउंसलिंग के हिसाब से कुछ सोचना चाहिए? ज़्यादातर कोई भी मानसिक अस्थिर व्यक्ति होता है ना, वो उसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा होता है। भले उसकी उम्र 50 साल है, पर उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा होता है। तो हमें उसके साथ उस हिसाब से ट्रीट होना है, उसके साथ ऐसे बिहाव पे काम करना है। मान लीजिए वो टॉयलेट जाना चाहता है, बट उसको पता नहीं है कि भाई मैं कैसे जाऊँ, तो हमें सिखाना पड़ता है कि भाई इसको टॉयलेट बोलते हैं, इसको ऐसे बैठते हैं, इसको ऐसे साफ़ करते हैं। उसको ज़रूरत है सिर्फ एक सपोर्टर की, बाकी वो अपने आप पे अच्छे इंसान तो है ही, क्योंकि वो लोगों से डरते हैं, क्योंकि वो लोग उसको मार ना दे, और हम लोग उससे डर रहे हैं कि वो हमें मार ना दे। अब वीडियो बना के एक बार हेल्प करके मुझे लगता है उनको भूल जाने की आपकी, मुझे लगता है, ख्वाहिश ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल अभी नहीं। कुछ आश्रम के बारे में सुना हमने। हाँ बिल्कुल। आश्रम से आपकी शुरुआत हुई थी, हाँ। जो बचपन आपका वहाँ गुजरा है। आपके आश्रम के बारे में बताइए। अभी जो कि पहली बार मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अभी जो हम शेल्टर होम चलाते हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और ज्योति सामाजिक सेवा संस्था के साथ जुड़ के एज ए सपोर्टर हम काम कर रहे हैं। तो लोगों का तो प्यार है ही हमारे साथ, लोग हमें पसंद भी करते। तो अभी आनंद में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, बट ऐसे ग्राउंड एरिया पे जब हम जाए, जब रूरल एरिया पे, जैसे सौराष्ट्र में, तो वहाँ पे गांव इलाका है, वहाँ पे ऐसे कोई शेल्टर होम नहीं है। तो अभी वहाँ पे हमने थोड़े ही दिन पहले हमने वहाँ पे एक एज ए NGO प्रॉपर्टी को हायर किया है। और कहाँ पे? सोशल मीडिया, मतलब कहाँ पे किया? भावनगर से महुआ वाला जो हाईवे है, ओके। जो आपने शायद सुना होगा, माँ मोगल माँ बगुड़ा धाम, और उसके लोंगड़ी, उसके आगे, उसके बाद लोंगड़ी है, और वो लोंगड़ी के बाद 2 किलोमीटर दूर हाईवे पे एक हमारा छोटा सा आश्रम बनने वाला है। वहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे आसपास के, जहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे उसका निवारण मिलेगा। और उस आश्रम का नाम सुन के भी आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को वो नाम पता नहीं है अभी।
जिस माध्यम से हम इतने बड़े हुए हैं, लोग हमें जानते हैं, हमारी टीम को जानते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, उसी माध्यम से उसका नाम हमें रखा है सोशल मीडिया आश्रम। क्या बात। क्योंकि सोशल मीडिया से ही हम कुछ कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया आश्रम नाम देके हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अभी अनाउंस आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया है। हमारे गुजराती में एक आर्टिस्ट है मायावी आहिर, तो उनकी वजह से, और आहिर जो बगुड़ा है वो पूरा आहिरों का गांव है, उनकी वजह से जो बगुड़ा है उनको भी लोग ज़्यादा वहाँ जाते हैं। माता जी की कृपा है। तो जब मैं पोपट भाई आहिर उसी जगह पे उसी एरिया में कुछ कर रहे हैं तो सक्सेस तो मिलना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस एरिया में अगर कोई मुगल के बारे में बोल दे कि भी मैं सही करने दिल से एक बार मुगल का नाम ले ले, तो मुझे लगता है वो गलत नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा सा उसका एक पार्ट है इस ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ, तो मैं वो कह देता हूँ। जब मैं हमारी टीम के साथ गया था सर्वे करने उधर ज़मीन रखने के लिए, तो माता जी का मंदिर आया, तो हम मगड़ा गए, माता जी का दर्शन लिया और बोले हम अंतर से कि भाई माँ आपकी कृपा से जो मेरा विचार सक्सेस हो जाए, तो आपके सानिध्य में हम फिर आएंगे और आपके कृपा से हम और आगे बढ़ेंगे। आप विश्वास नहीं मानोगे दिनेश भाई, 2 दिन के अंदर सब कुछ डीलिंग कंप्लीट हो गया। क्या बात। रात के 10:30 बजे कंप्लीट हुआ, और 10:30 जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद हम गए डायरेक्ट 12 बजे माता जी के पास दर्शन करने के लिए, क्योंकि माँ तो वहाँ पे हाजरा हजूर है। और यही उसका कुछ भी कह सकते हो, चमत्कार है या कुछ भी कह सको, हमारी आस्था है, हमारे विचार है, और तभी उसकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। उनकी कृपा है, लोगों की कृपा आपको चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा बताइए कि आश्रम कितने एरिया में है बनना है और कितनी कॉस्ट लगने वाली है, क्योंकि वहाँ पे हेल्प चाहिएगी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जो अभी टोटल ऑलमोस्ट कॉस्ट, जो तो इतना फंड भी हमारे पास नहीं है, बट एक विचार है हमारा कि भाई लोगों का प्यार इतना मिलेगा ही, क्योंकि लोग आप जैसे लोग जो हमारे जितने भी महिपत सिंह चौहान है या फिर जितने भी हमारे साथी मित्र हैं, उसके साथ जुड़ के उसका सपोर्ट है हमारे साथ, तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो 3 से 4 करोड़ तक वो आश्रम का ऑलमोस्ट कॉस्टिंग जाएगा, क्योंकि पूरा एम्पायर खड़ा करना है और वहाँ पे पूरी निष्ठा से वहाँ पे ऐसे लोगों को रखना है जो बेघर है, जिसको प्रॉब्लम है, कोई भी हो, फिर वो ना छोटा बच्चा हो, हमारे जैसे यंग एज का हो, या फिर शादीशुदा हो, या फिर कोई भी हो, फिर ऐसे रोड पे रखते व्यक्ति हो, तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति का रहने का स्थान शेल्टर होम का आपको एक्सपीरियंस है, मिलेगा। बिल्कुल। तो इतने सालों के बाद आपको वो भी पता चला होगा कि भाई वहाँ जो कमियां हैं वो दूर करनी है, बिल्कुल। और आश्रम में वो कमियां हमें नहीं रखनी है। हाँ। तो ये आश्रम डिफरेंट कैसे होगा, जो अब तक इन लोगों के लिए जो भी हुआ है उससे गवर्नमेंट ने जो भी किया है, एनजीओ ने जो भी किया है, लेकिन आप अलग से क्यों, मतलब कैसे अलग होंगे, ये आश्रम अलग कैसे होगा? पहले तो जो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है उसकी सपोर्ट से ये सब कर रहे हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात कि ये जो नाम से ही अलग है, आपको ही शायद अजीब लगा होगा, भाई सोशल मीडिया आश्रम, आज तक आपने शायद सुना नहीं होगा ऐसा, तो नाम से ही आश्रम अलग है। और इस आश्रम में कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी नाच जात देखे बिना लोगों को वहाँ पे रखा जाएगा। फैसिलिटीज़ के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, फैसिलिटी वहाँ पे सब तरह की मिलेगी, क्योंकि लोगों को लाने से टाइम उसको वहाँ पे रखा जाएगा। पहले तो रहने की सुविधा मिलेगी, उसके बाद जो भी कुछ खान पान होता है शरीर को अच्छा रखने के लिए, जो भी कुछ बाथरूम की सुविधा है वो सब कुछ सुविधा, और सोने के अच्छा फैसिलिटी वाला रूम मिलेगा। उसके बाद वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ किया जाएगा। और दूसरी जो सुविधा है कि भाई ऐसे बेघर लोग जो फैमिली से बिछड़ चुके हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया में जब हम वीडियो रखते हैं तो कहीं ना कहीं से उसकी फैमिली मिल जाती है, तो वैसे व्यक्ति को घर पहुंचाना ये भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब तक कितने ऐसे लोगों को आपने घर भेजा है जो आपके माध्यम से वो उनके घर तक पहुंचे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके सोशल मीडिया में जब हम वीडियो रखते हैं तो 2 दिन के अंदर उसका परिवार मिल जाता है। क्या बात। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक टाइटल रखा था कि भाई भिखारी बना बिजनेसमैन, वो 10 साल 12 साल से अपने परिवार से बिछड़ा था, और वहाँ से वो एमपी के रहवासी थे, और वहाँ से वो बड़ौदा आ गया था, और उसके बाद 2 ही दिन के अंदर उसका परिवार का फ़ोन आया और उसका परिवार मिल गया। जो भी वीडियो हम रखते हैं जो बेघर होते हैं तो उसका परिवार 100% हमें मिल जाता है। बट काफ़ी परिवार की स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि गुजरात के बाहर के लोग ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति उसकी फैमिली की ऐसी होती है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। वैसे लोगों को तो फिर हमें रखना पड़ता है। वह चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एक આપણે કહેવાય ને એકનું માંડ પેટ ભરાય કે બીજાનું ક્યાં ભરવું, એટલે એ હિસાબે પછી આપણે રાખવો પડતો હોય છે।
अब तक जो आपने काम किया है, गवर्नमेंट की हेल्प मिल रही है, बिल्कुल। सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल। फिर भी बिल्कुल आपको क्या लगता है कि और जो लोग हैं और गवर्नमेंट सबको मिलके ही करना पड़ेगा? बिल्कुल तो आपको लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट को चेंजेस करके कुछ, मतलब सब आप नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल अकेले बिल्कुल कैसे करेंगे? बिल्कुल तो कुछ सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि थोड़ा उनको भी, उनके डिपार्टमेंट को और तरह से सोचना पड़ेगा? सेंट्रल होम बनाने से, रैन बसेरा बनाने से मुझे लगता है काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जो सही निष्ठा थे, सही नीति के साथ जो संस्थाएं काम करती है पूरे गुजरात में, जो मैं कम ऐसी संस्थाओं को जानता हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घुला मिला नहीं हूँ, तो वैसी संस्थाओं को कारोबार देना चाहिए कि जो सच में रियल में सेवा कर रही है और साथ ही साथ लोगों के भले के बारे में सोच रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज़ देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, हम लोगों को यही हम निवेदन करते हैं कि भाई वो हमारे लिए ही बनी है, क्योंकि जो भी कुछ गवर्नमेंट सुविधा देती है हमें, वो फिर राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर गवर्नमेंट मेडिकल के माध्यम से माँ अमृतम कार्ड हो, कोई भी फैसिलिटी हो, तो उसका कोई जानकार व्यक्ति है तो उसको सही से लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो सबसे बड़ी सेवा होगी हमारे लिए। तो और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, तो सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई हमने ठेका लेके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा और सबके साथ मिलके ये सब काम करना पड़ेगा। ओनली फॉर गुजरात नहीं, हमारे पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरे सर्वे के साथ आप देखोगे। बाहर हम जब जाएंगे तभी पता चलेगा कि गुजरात कितना अच्छा रहने लायक और अच्छी तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उस हिसाब से पूरे इंडिया के जितने भी लोग देख रहे, सभी का कर्तव्य है, और भगवान कृष्ण ही कहा है कि भाई हम एक इंसान है तो इंसान की मदद करना वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और वही हमारा कर्म है। और जो हम वो भूल जाएंगे तो इंसानियत ही मिट जाएगी। ये जो आहिर है ना, वो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं और बिल्कुल। वही राह आपने चुनी है। बिल्कुल लेकिन एक सवाल वो भी उठता है, क्योंकि आप कुछ करने के लिए निकलते हैं, बार बार निकलना पड़ता है, ट्रैवलिंग, घर चलाने के लिए आप टफन ग्लास बेचते थे शुरू बिल्कुल। में। आज घर कैसे चलता है, वो भी एक सवाल होगा लोगों को। हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग अक्सर हमें पर्सनली फ़ोन करके भी पूछते हैं कि भाई ये पोपट भाई आहिर है, वो उसका खुद का या फिर उसकी पूरी टीम का कैसे एक्सपेंस निकलता है। तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैं स्वार्थ और परमार्थ के साथ काम करता हूँ, उसमें मेरा भी स्वार्थ है। क्योंकि जो मैंने आगे आपको बात बताई कि जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो सोशल मीडिया पे रखते हैं, फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, तो वहाँ पे एक रेवेन्यू जनरेट होता है गूगल एडसेंस के माध्यम से। और उस रेवेन्यू के माध्यम से अभी जो भी कुछ हमारा जो प्रॉब्लम है, अभी पर्सनली जो भी कुछ एक्सपेंस है, वो सब कुछ वहाँ से ही हम हमारा मैनेज करते हैं। और जो परमार्थ ये है कि जो कंटेंट बनाते हैं उससे किसी और लोगों का भला हो रहा है, और उस परमार्थ के साथ जुड़े रह के आज हम हमारी पूरी टीम के साथ काम करते हैं। और जो हमारी टीम है, हमारे साथ जो जुड़े हैं, प्रतीक भाई, फिर नरेश भाई, फिर काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका भी मैं पूरा नाम तो यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। हाँ, बट वो सभी लोगों का एज अ मंथली हमने डिसाइड किया कि भाई उसको काम के हिसाब के इतना पगार मिलेगा। और क्योंकि सेवा हम 5 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, या फिर 1 महीना कर सकते हैं, क्योंकि सबका परिवार है, सबके परिवार के साथ रह के उसको भी उसका खर्चा निकालना है। तो वो सब मैनेज करके एक एनजीओ जो रन आउट होता है, उस हिसाब से हम अभी काम कर रहे हैं। ये सब करके फाइनली आपको हासिल क्या होता है? ज़िंदगी में एक बात मैंने दिनेश भाई सीखी है कि भाई कोई भी प्राणी होता है, हाथी मरने के बाद उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अब जिंदा होता है तब नहीं होती है। फिर कोई भी ऐसा वन्य जीव पकड़ लीजिए आप, मरने के बाद उसकी कीमत हो जाती है। हमारे इंसान में थोड़ा उल्टा है, हमारी मरने के बाद कोई कीमत नहीं होती है। आपने शायद देखा होगा, एक दिन भी घर में नहीं रखते हमें, डायरेक्ट चलो उसको दफन विधि कंप्लीट करो, उसका चैप्टर ख़त्म करो। हमारे पास जो हमारी कीमत होती है, हमारा कर्म, और हमारे कर्म से ही हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं और हमारी कीमत भी है। क्योंकि जो मरने के बाद एक प्राणी की कीमत बढ़ सकती है, तो इंसान की कीमत उसके कर्म से बढ़ सकती है। और वो चैप्टर मेरे अंदर क्लियर है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने अच्छे कर्म की वजह से, मेरे अच्छे अंदर जो मेरा अच्छे भगवान की वजह से जो विचार है, उसकी वजह से किसी का भला हो रहा है, तो बस मैं शांति की नींद ले पा रहा हूँ। मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा कोई फैमिली में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हाँ, दिक्कत कुछ नहीं आ रही, ऊपर वाला सब देख लेता है। सब देख लेता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बीमारी होती है ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, कि भाई मैं करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर लोग कहेंगे। मतलब उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत लाइफ
का एक मतलब रीजन मिल गया है कि क्यों जीना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, और उस कर्म की कीमत की वजह से मैं अभी जी रहा हूँ और आगे उस हिसाब से मैं काम करूँगा, क्योंकि पैसा कुछ नहीं है। पैसा तो एक गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हिसाब से एक लिक्विड है जिसे ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस हिसाब से हमें सबको साथ में रह के, भगवान ने हमें दिया है, कुछ भी पैसा दिया है, कला दी है या फिर कुछ नॉलेज दिया है, तो किसी के काम में आ रहा है, वही सबसे बड़ी हमारी इंसानियत है। फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोपट भाई की तरह चलो किसी पागल को उठा लिया, उसको नहला दिया, धोला दिया, उसको आश्रम पे रख दिया। ये भी एक सेवा है, और साथ में आपको आधार कार्ड बनाने का आपके पास ज्ञान है, आपके पास में कोई आधार कार्ड के बिना रह रहा है, उसको ज्ञान दीजिए, उसको राह दीजिए, तो वो भी सबसे बड़ी सेवा है। आपकी राह अभी काफ़ी लंबी है। बिल्कुल। हमने तो वहाँ से लेके इतने तक चले और अब आप पूरी बात निपटा दी है, लेकिन आने वाले दिनों में कौन से गोल के साथ आप आगे बढ़ने चाहते हैं? मेरा सबसे बड़ा एक ही गोल है कि भाई जैसे मैं पोपट भाई को साथ लेके जी रहा हूँ एज ए रजनी, और लोगों को जितने भी पूरे इंडिया से लोग देख रहे हैं, तो सबके अंदर एक पोपट भाई होना चाहिए और सबको पोपट भाई बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। हर एक डिपार्टमेंट में जैसे हर एक कर्मचारी होता है, एक बारीकी से काम किया जाता है एक लोगों के प्रति, इस हिसाब से जैसे हर एक एरिया में जो ऐसा एक पोपट भाई होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा हमारे इंडिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसका हम सॉल्यूशन ना दे पाए। एक बात वो भी है कि जब आप सोशल मीडिया में फेमस होते हैं, आपकी रीच बढ़ती है, आपका ऑडियंस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं लोग पॉलिटिक्स में बाद में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपकी क्या सोच है, पॉलिटिक्स में आप जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो? कोई भी दूर दूर से कोई पॉलिटिशियन के साथ विचार नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी जो ज़रूरत है, अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम इस फील्ड पे आगे बढ़ना है। पॉलिटिशियन है बट वो अपने हिसाब से काम करती है, हम हमारी जो टीम है हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो अभी कोई ऐसा विचार नहीं है हमारा, और आगे दूर दूर तक ऐसा कोई विचार नहीं है हमारा। आपको क्या बनना था और क्या बन गए आज? शुरू में क्या सोचा था, क्या बनना था? कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी, दुनिया को देखना था। मुझे ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक़ है, मुझे ज़्यादा बोलने का शौक़ है, मुझे ज़्यादा खाने का शौक़ है, तो वो सब कुछ साथ में लेके मुझे कुछ ऐसा बनना था कि दुनिया के ये जो छोटी मोटी जो खुशी होती है वो सब मिले। तो बस अब भगवान की कृपा से जो हम अपने आसपास जो विंग होती है उसको जो हम संकेत देते हैं, तो वो हिसाब से कुदरत काम करती है, और अभी वही हिसाब से हमारे साथ हो रहा है। लोग आपके वीडियो देखते हैं बिल्कुल। लेकिन आप क्या देखते हो यूट्यूब में? मैं यूट्यूब में जो लोग अभी टाइम के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि समय के साथ जो हम नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदल देगा, तो वही मैं देखता हूँ। जो अच्छी चीज़ है जो हम नहीं जानते उसको सीखने की कोशिश करते हैं, फिर वो कोई भी माध्यम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। मुझे पता है कि भाई मुझे फेसबुक में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना मुझे नहीं पता है, तो वो मैं सीखता हूँ। मुझे सीखने का ज़्यादा शौक़ है। कोशिश की है मैंने आपको पहचानने की। बिल्कुल। आपकी पहचान मतलब पूरे देश में ले जाने की। बिल्कुल। फिर भी अगर मैंने कोई सवाल नहीं किया आपको और आपको लगता है कि मुझे ये तो बताना है, तो आप बता सकते हैं लोगों को और मुझे भी। है ना, सब कुछ आ चुका है, वहाँ के लेके जर्नी यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। अब आगे जो बताना था वो मैंने सब आपको बता दिया है। फिर भी कोई भी ऐसे कोई क्वेश्चन है जो लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं हमें, और डायरेक्टली आप दिनेश भाई से भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। और बस ज़्यादा कुछ तो लाइफ है नहीं, छोटी सी ज़िंदगी है, हमें जो भी कम काम करने, अपने कर्म के हिसाब से वो काम करने, और दुनिया से एक दिन तो ज़रूर जाना है, कुछ साथ में लेके नहीं जाना है, वो चैप्टर भी क्लियर है। तो बस कुछ ऐसा कुछ करें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो साथ में रहते हुए लोग हैं, वो हमसे कुछ सीखे और हमसे प्रेरित होकर लोगों के लिए कुछ ऐसा सोचे। वही सबसे बड़ी हमारी इंसानियत है और वही सबसे बड़ा हमारा कर्म है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके जो सवाल है बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स में भेजिए। एक बार मिलने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। और सवाल के जवाब जानेंगे। अगर नहीं मिल पा रहे तो ऑनलाइन इंटरव्यू कर लेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपके सवाल के जवाब बिल्कुल पोपट भाई से हम उनकी जुबानी हम सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिनेश टाइम भाई। निकाला आपने। अरे ना ना, हमारा जो आपके साथ है वार्तालाप हुआ बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि दिल खोल के बात करने वाले लोग सामने अक्सर कम मिलते हैं। आपके साथ मिलकर ऐसा लगा कि कोई अपना मिल रहा है, क्योंकि मैं लोगों का हर टाइम इंटरव्यू लेता हूँ। आज मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू कोई और व्यक्ति ले रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ, लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते, बट वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हम सीखते। आपके साथ मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, सच में आपकी जितनी भी ऑडियंस है
और उसको मैं यही निवेदन करूँगा कि भाई जो भी कुछ अभी कर रहा है, हमारे जैसे लोगों की जो बात सुनना, वो भी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत मुझे अच्छा लगा। और आप बहुत ही आगे बढ़ो, हमारे साथ जुड़ के हम दोनों भाई मिलके Definitely, लोगों के प्रति बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली। मेरे शो का नाम दिल से विद दिनेश है। दिल से सवाल करता हूँ, बिल्कुल दिल से जवाब निकलते हैं, बिल्कुल और एक बार फिर मिलेंगे, बिल्कुल दिल से काम करेंगे। डेफिनेटली और मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करता हूँ, गुजराती जितने भी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन कॉमन मैन से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है अगर आप कर पा रहे हो तो मैं क्यों ना करूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो एज ए जर्नलिस्ट मैं इस तरह के थोड़ा वीडियो डालूंगा जिसके बाद लोगों के जीवन में कुछ बदलाव बदलाव आ आए, सकता है। और कोलैबोरेशन भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े तो हमें बताना। और Definitely. हमारी जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए दोस्तों। हमारा इस एपिसोड जो दिनेश भाई के साथ हुआ, और दिनेश भाई के कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, हम जब से 1 घंटे से साथ में है, दिल से जो भी क्वेश्चन हुआ दिल से हुआ है। और बस यही सबसे बड़ी नीति है कि भाई जो कुछ होता है अंदर से निकलना चाहिए। बाकी लिखा हुआ चीज़ भी कोई भी पढ़ सकता है, उसको गोख के भी आगे बढ़ सकता है। मतलब अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू। हाँ, अनस्क्रिप्टेड जो भी होता है दिल से होता है। तो इस दिल से दिनेश तक की सफ़र, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे काफ़ी ऐसे वीडियो आएंगे तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। और हमारी आपको वीडियो जो पसंद आया हो तो हमें शेयर कीजिए, बराबर। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, इसलिए क्योंकि लोगों को तो हेल्प करनी है, वो बिल्कुल। खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान नीचे भेजता है जो करते हैं काम। बिल्कुल तो लोग यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से बात आगे बढ़ेगी और लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ऐसे लोगों के लिए ये आयर भाई काम कर रहे हैं, वो उनको पहचानते भी नहीं है, बिल्कुल और वो बड़ी बात है। थैंक यू चलिए वेरी सर, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।